अबे सरकार न बोली गुणवाना बोली, बना के रहेंगे नहीं के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कोई अपनी अपनी जगह पे हो जाए। मैं इस मंच के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, सेवा, जोहार करता हूं। और यहाँ पे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, सभी को निश्चित रूप से गर्व हुआ होगा कि आज ये युवा टीम एक ताकत बनके आप सभी के बीच में आई है। इसी के साथ समाज को 5 बातें, मैं इस गीत के माध्यम से 5 बातें आप सभी को बताना चाहूंगा। गीत जिसको समझ में नहीं आएगा तो मत समझना भैया, लेकिन उन 5 बातों पे जरूर गौर कर लेना। हे गुंडवाना बचन लारे, करबे तय जतन लारे, 5 बातें, हे 5 बातें। गुंडवाना बचन लारे, करबे तय जतन लारे, 5 बातें, हे 5 बातें। पहला वचन है सबला मात पिता कस जान, पहला वचन है सबला मात पिता कस जान, सबला माता पिता कस जान, यही तो असली है भगवान, 5 बातें, हे 5 बातें। गुंडवाना वचन लारे, करबे तय जतन लारे, 5 बातें, हे 5 बातें। दूसरा वचन है गुरतुर गुरतुर सच्चा बोल, दूसरा वचन है गुरतुर गुरतुर सच्चा बोल, गुरतुर गुरतुर सच्चा बोल, सच्चा बनके अच्छा बोल, 5 बातें, हे 5 बातें। गुंडवाना वचन लारे, करबे तय जतन लारे, 5 बातें, हे 5 बातें। तीसरा वचन है गांजा दारू माकुर छोड़, तीसरा वचन है गांजा दारू माकुर छोड़, गांजा दारू माकुर छोड़, गांव बस्ती के भट्टी न तोड़, 5 बातें, हे 5 बातें। गुंडवाना वचन लारे, करबे तय जतन लारे, 5 बातें, हे 5 बातें। चौथा वचन है बिन लालच के काम न कर, चौथा वचन है बिन लालच के काम न कर, बिन लालच के काम न कर, मेहनत करके पेट न भर, 5 बातें, हे 5 बातें। गुणवाना वचन लारे, करबे तय जतन लारे, 5 बातें, हे 5 बातें। 5वां वचन, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, 5वां वचन है, भूल रहा है, लेकिन एक बार और मैं जो सही बात है उसे मैं बताना चाहूंगा। अभी अभी उस गीत को मैंने सुना और आप सभी के बीच में रखने का प्रयास किया। तो 5वां वचन जो मैं तीसरा वचन बोला था, सबसे अहम बात और सबसे जरूरी बात, 5वां वचन है, 5वां वचन है दारू गांजा माकुर छोड़, दारू गांजा माकुर छोड़, गांव बस्ती के भट्टी न तोड़, 5 बातें, हे 5 बातें। गुंडवाना वचन लारे, करबे तय जतन लारे, 5 बातें। धन्यवाद सभी को। जय सेवा, जय जोहार, राज करे गुंडवाना। लेकिन अब वो 5वां बात हमका बिसर गया है, मौका मिली सूर्याजी तो हम फिर से गाओ, अब वो 5वां वचन बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं संचालक महोदय जी से अनुरोध करूंगा, आए और मन संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा वास्तव में अच्छे सुंदर शब्दों के साथ बहुत ही प्यारा सा गीत है, और गीत नहीं, एक हम सबको प्रेरित करने वाले ऐसे शब्द थे। जरूर हम आत्मसात किए होंगे ऐसे शब्दों का, विश्वास है मुझे। आज जिन व्यक्ति को हम सुनने के लिए या लोगों के मन में होगा
कि माननीय मुख्य अतिथि जी का बात, तो अब वह बारी आ चुका है कि आप सबके सामने एक धरोहर जो आज इस सभा के मुख्य अतिथि हैं सम्माननीय अंशुल सिंह मरकाम जी, आप जबलपुर की धरती से आए हुए हैं। यह मंच आपका स्वागत करता है। आप जेएसयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप छात्रों का राष्ट्रीय संचालक हैं और धन्य है हम तमसार के कुशवी ब्लॉक के निवासी, हमारे और आपके बीच में आपकी उपस्थिति हुई है। वास्तव में हमें खुशी है और उस खुशी को हम तालियों के माध्यम से आश्वस्त करवाना चाहेंगे अंकुल जी को। अब आइए सम्मानित अंकुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, थोड़ा ईगो बढ़ा देना। इस सीधी जिले के तमसार, मैं थोड़ा सा नाम लेने में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तमसार है कि तनसार है, वो वहाँ पे तनसार लिखा था और इधर तमसार है, तो दोनों बोल देते हैं। तमसार बोले या तमसार बोले, यानी कान ऐसे पकड़ो या घुमा पकड़ो, पाक पकड़ में कान ही आना है। तो तमसार की इस धरा को सादर सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही ये मेरे समाज के, इस जमीन के मूल निवासी मेरे भाई, मेरे बंद एवं जितने भी यहाँ पे नन्हे मुन्ने किलकारी से जो गूंज रही है, उन सबको मेरा सादर सेवा जोहार है। और साथ ही अब मैं थोड़ा परिचय में आ जाता हूँ कि हमारे यहाँ पे उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथि, आप सभी के इस कर्तव्य निष्ठा को मेरा सादर सेवा जोहार है। साथ ही इतने प्यार से, इतने दुलार से इस आयोजन को सफल करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले हमारे कर्मठ जेएस के युवा शेरों को सादर मेरा सेवा जोहार है। और मुझे इतना तो जरूर पता है, क्योंकि मैं गोंडवाना का भी बहुत पुराना कार्य करता हूँ, तो इस जमीन में कहीं पे अगर आदिवासियत की बात करो या मूल निवासियत की बात करो, बाय डिफॉल्ट आप बात गोंडवाना भूभाग की करते हैं, तो गोंडवाना समाज के सारे कार्यकर्ताओं को मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ। आप मकरंद सिंह जी हैं, पूर्व सरपंच, सरपंच हैं, आपको मेरा सादर सेवा जोहार। कृष्णपाल सिंह मोनू भैया जो थोड़ी देर पहले आप अपना स्पीच दे रहे थे, आपको भी मेरा सादर सेवा जोहार, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा सहारा रहा है आपकी इस भूमि से हमें, यानी कि आप लोग के संपर्क में लाने का। साथ ही श्रीमती हीराबाई जी हैं, आप जनपद अध्यक्ष कुसमी हैं, आपको भी सादर सेवा जोहार। डॉक्टर राज बहादुर सिंह मरकाम जी, बीएमओ साहब, आपको भी सादर सेवा जोहार। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, और मंच से भी सुना है, लोगों से भी सुना है, काफी क्रांतिकारी विचार रखते हैं। और साथ ही रघुराज सिंह मरकाम जी, आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आपको भी मेरा सादर सेवा जोहार। राज बहादुर सिंह नेताम जी, आप गुनगुटी से हैं, आपको भी मेरा सादर सेवा जोहार। राम कुमार सिंह श्याम जी, आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, आपको भी सादर सेवा जोहार। अब शेरों का नाम लेने का वक्त आ गया, थोड़ा हाथ तैयार रखना ताली ठोकने के लिए। दिनेश सिंह सोठिया जी, आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। रात को 3 बजे से लेकर 4 बजे सोते का वक्त पता नहीं चलता, बस काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। भैया आगे भी करना है और भी लोगों को तैयार करते जाइए, और थोड़ा आराम भी करना है, क्योंकि बहुत आगे तक हमें जाना है। इस आंदोलन को रुकने नहीं देना है, चाहे भूचाल आए या चुनाव आए। हम आदिवासियों के लिए चुनाव कोई भूचाल से कम नहीं है, पूरे समाज को तोड़ के रख देता है। उसके बाद मैं दूसरे शेर का नाम लेने जा रहा हूं। शेर तो एक हो गया, ये चीता है भाई, बहुत डेंजर वाला, अनमोल सिंह जी। अनमोल सिंह के लिए भी तालियां हो जाए। ये खतरनाक चीता है, ये खतरनाक गोंडवाना का चीता है, जो अपने दम पे जीता है, किसी और को नहीं कहता कि या भाई मेरे लिए कर दे, वो कर दे।
और इस बात पे हमें नाज है कि ऐसे शूरवीरों को हमने अपने समाज में पाया। गणेश सिंह पोर्ते जी, बेशक आपसे मैं व्यक्तिगत रूप से उतने अच्छे से परिचित तो नहीं हो पाया, मगर इतना अच्छा पंडाल दिख रहा है राउंड शेप वाला, हम आदिवासियों को पसीना आ जाता है इतना अच्छा आयोजन करने में। तो आपको भी इस मंच से, समाज की तरफ से और मेरी तरफ से सादर सेवा जोहार। और साथ ही मंगल सिंह उइके जी, आपको भी मेरा सादर सेवा जोहार। आप कोचिला से हैं। उसके साथ हुबलाल सिंह जी, आप कुश्मी से पूर्व जनपद अध्यक्ष हैं। ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को मेरा सादर सेवा जोहार, जो समाज के साथ मंच साझा करते हैं। अशोक पनिका जी, वकील साहब, मेरे को फिर से गर्व हो गया क्योंकि मैं भी वकालत वाला हूँ। और आपको भी मेरा सादर सेवा जोहार। ये भी मेरे जैसे थकते हुए आए हैं, ट्रेन में धक्का खाते हुए। मैं भी सोच रहा था कि अगर मैं सो गया तो कहाँ निकल जाऊंगा। वो भी जबलपुर से चले आ रहे थे, मेरे पीछे पीछे दूसरी ट्रेन में थे। उसके बाद फिर मेरी ही ट्रेन में आ गए, पता नहीं चला कि वो उसी ट्रेन में थे और मैं भी उसी ट्रेन में था। चलिए, साथ ही अब दो नाम बचे हैं, मेरा कर्तव्य बनता है नाम लेने का। राम प्रसाद परस्ते जी, आपको भी मेरा सादर सेवा जोहार। समाज की तरफ से आपको सादर सेवा जोहार, जो आप सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। और शिव रतन कुशवाहा जी, आपको भी मेरा सादर सेवा जोहार। और आपको हमारा ये गोंडवाना समाज तहे दिल से आप सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है और गर्व करता है, नाज करता है कि इतनी तादाद जो दिख रही है ना इस समाज की, ये शेरों की फौज है मेरे भाई। गीदड़ तो चले गए, ताली ठोक दो। ये शेरों की फौज है, गीदड़ तो चले गए। लोग कह रहे थे दुनिया जा रही है, जनता जा रही है। मैंने बोल दिया भाई चिंता मत करो, अब शेरों की बारी है, क्योंकि अब की बार हमारी सरकार की बारी है, यारी की बारी है। मेरे भाइयों, मित्रों, बुजुर्गों और नन्हे मुन्ने किलकारी भरते हुए नौनिहालों, चूंकि हमारे समाज में एक परंपरा है, वो परंपरा यह है कि हम इस माटी के पूत हैं, इस जमीन के सपूत हैं। और इस जमीन की सपूत होने के नाते इस प्रकृति शक्ति को हम अपना सर झुकाते हैं, सर नवाते हैं। इसलिए हम सेवा सेवा मतलब प्राण वायु से हम सेवा सेवा का जोहार मंत्र का आगाज करते हैं। इसलिए इस मंत्र के आगाज के साथ थोड़ी सी प्राणवायु इस प्रांगण में उपस्थित जितने भी गोंडवाना के शेर हैं, आदिवासी चीते हैं, जो अपनी दम पे जीते हैं, वो मेरे साथ इस प्रकृति को जोहार करने के लिए, सेवा सेवा का नारा बुलंद करने के लिए पहले हाथ ऐसा कीजिए और उसके बाद चारों उंगलियों को ऐसे नीचे दबा दीजिए, अंगूठा अंदर रहना चाहिए। ये फिर से रिपीट मेथड है, मगर मजबूत मेथड है। सजोर पंता तूफान आ गया यार। प्रकृति शक्ति ना, मातृ पितृ शक्ति ना, जल शक्ति ना, वन शक्ति ना। अगर मैं गोंडी में बोलता तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने हिंदी में जल और वन कह दिया कि ये प्रकृति शक्ति के उद्घोषक। जरूर आज नाकुन तो पारसी भाई था, मत नीवा तो समझे हिलवाई तुरता पारसी तो बात किया हिलवाई, तो बेहतर ये होगा। समझ में नहीं आया ना, और हम लोग इसी भाषा पे गर्व करते हैं, कहते हैं हम गोंडे, हमको गोंडी आती है। यहाँ कितने गोंडे रे बाबा बताओ, बड़े गर्व से कहते हैं ना हम ये हम वो है, बताओ कितनों का सीना चौड़ा हो रहा, कितनों को गोंडी आती है। अरे तुम अपनी भाषा नहीं जानते, अपनी संस्कृति नहीं जानते, अपने पुरखों का इतिहास नहीं जानते।
का आदिवासी, कहाँ का आदिवासी, जंगल में पत्ता लपेट के रहता था, ऐसा बोलते हैं ये लोग आदिवासी को। शर्म आनी चाहिए हमको, क्योंकि किसी महान नागरिक ने कहा है, और वो महान नागरिक यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उनकी फोटो बगल में लगी हुई है। अनिल सिंह धुर्वे जी के मुंह से सुना था मैंने, अभी नहीं, आज से 8 साल पहले नालायक संतान के बाप को दुनिया में सम्मान नहीं मिलता मेरे भाई। नालायक संतान के बाप को दुनिया में सम्मान नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने या हमारे सामाजिक लीडरों ने, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं कहूंगा, कुछ ना कुछ नालायकी की है। उन्होंने अपने आप को लायक नहीं बना पाया, जिस वजह से आज भी राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को इंसाफ नहीं मिल पाया, सम्मान नहीं मिल पाया। और इसके लिए हम, अगर इनके असली औलाद है, इनके असली वंशज है, तो हमको कमिटमेंट करना चाहिए कि हम अब की बार से अपने पुरखों के सम्मान के लिए लड़ेंगे। आप तो बड़ी बात करते होंगे ना कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत है। अगर आपके बच्चे आपकी इज्जत है तो मतलब कि आप सम्मान की चेष्टा रखते हैं। तो जरा यह सोचिए कि इनकी आत्मा भी आप लोगों से कितने सम्मान की चेष्टा रख रही होगी मेरे भाई, कितने सम्मान की चेष्टा रख रही होगी। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गला सूख गया, बहुत गलतियां हो रही हैं। कोई नाराज तो नहीं हो रहा है। अब अगली बात मैं कहता हूं इधर पे, क्यों भाई सिर्फ आदिवासी की बात करेंगे क्या? हम सिर्फ आदिवासी की बात नहीं बल्कि इस दुनिया के मूल निवासी की बात करते हैं, चाहे वो इंडिया में रहता हो या अफ्रीका में रहता हो या ऑस्ट्रेलिया में रहता हो। हम दुनिया भर के मूल निवासी की बात करते हैं, क्योंकि हम इस जमीन के मालिक हैं। हमारे पुरखों की इसमें आत्मा दफन है, हमारे पुरखों का यहाँ पे लहू सींचा गया है मेरे भाइयों, इसलिए हम आज अपने खून पे नाज करते हैं। इस बात को समझना होगा। आज यहाँ पर सुबह से लेकर दिन रात मेहनत करने वाले, गला फाड़ फाड़ कर आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने वाले लोग आपसे कुछ नहीं चाहते। जो लालची होते हैं ना, वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, वो ये गलत करता है, वो गलत करता है। मैं कहता हूं मेरे भाई, उसकी दम थी जो उसने तुमको गुलाम बनाया, मगर तुम्हारी दम है तो आजाद हो जाओ, क्योंकि तुम इस देश के मूल निवासी हो, तुम्हारा खून असली है मेरे भाई। नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा किसी और को इल्जाम, मगर सवाल जरूर करूंगा, क्योंकि वोट तुमने हमसे लिया था। सवाल जरूर करूंगा और जवाब आप अगले चुनाव में दे देना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस पार्टी को दो ना, आप उस पार्टी को देना। मैं बल्कि यह जरूर कहूंगा कि ऐसी आवाज को देना जो तुम्हारी सांस्कृतिक पहचान, जो तुम्हारी धार्मिक पहचान, जो तुम्हारी असली पहचान और जो तुमको मनुवादियों से आजाद करा सके, ऐसे लीडर को वोट देना मेरे भाई। चाहे वो किसी पार्टी से आए, उसको तुम वोट देना। और अगर यदि गुलामी का चोला पहन के आए, तो आदिवासी लोग बड़ी बात करते हैं ना कि हमको जादू टोना आता है, तो मैं भी चैलेंज करता हूं कि जिनको जादू टोना आता है, जितना ये 70 साल के कांग्रेसी और अभी ये नए नवेले भाजपाई लोग जो समाज की बात नहीं करते, उन लोगों के ऊपर करो और उनको घर में बैठा दो, तब हमारा समाज खुद संघर्ष कर लेगा, क्योंकि वहां पे कोई दलाल नेता नहीं होगा हमारे समाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, अब थोड़ी ये बात तो हो गई, अब मैं
एक बात और कहता हूं, यहाँ पे कई पढ़े लिखे बच्चे हैं, थोड़ी देर ध्यान से सुन लो, मोहल्ले में बताने के काम पड़ेगा, उनको अपना काम करने दो जो इधर उधर कर रहे हैं। तभी एक स्पीच, जो पहला स्पीच हुआ था, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा गया था कि उनको सीखने की लालसा थी, इसलिए उनको कक्षा में घुसने नहीं दिया जाता था, फिर भी वो खिड़की के पास, दरवाजे के पास खड़े होके सीखते थे और पढ़ते थे। उस बात को समझना होगा मेरे। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि आज 161वीं बलिदान दिवस के लिए जो हम यहाँ पे संगठित हुए हैं, हम जो बात कर रहे हैं राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की, उस बात को समझिए। चूंकि मैं जबलपुर से यहां पर चलकर आया हूं और हम यहां पे निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को तोप के मुंह पे बांधकर उड़ा दिया गया, इतनी गंदी मौत मारी गई ताकि कोई आदिवासी कभी विद्रोह ना कर सके। ये हम आदिवासियों की आवाज को कुचलने के लिए किया गया था मेरे भाई। आपको पता है कि उनको मरवाने वाला कौन था? मोनू भैया, आपको पता है राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को मरवाने वाला कौन था? मैं बता दूं दोस्तों, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि दीकू था। कुछ यहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, वो दीकू का मतलब समझते होंगे। ऐसा व्यक्ति जिसकी संस्कृति हमसे अलग हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी भाषा हमसे अलग हो, अब मैं उस व्यक्ति का नाम भी लूंगा और उस व्यक्ति की जाति भी लूंगा। अगर तुम यहां पे अपने पूर्वज, अपने महाराजाओं की शहादत के लिए इकट्ठे हुए हो तो तुम्हें यह जानना जरूरी है मेरे भाई। उसका नाम था गिरधारी दास, बोले तो बंगाली ब्राह्मण। मैंने गलत तो नहीं किया भैया? एक आरोपी का नाम बताया जिसने हमारे पुरखों की चुगली की थी अंग्रेजों के पास जाकर, और वो सिर्फ आंदोलन सिर्फ एसटी का आंदोलन नहीं था, उस आंदोलन में लोधी भी था, उस आंदोलन में कोल भी था, उस आंदोलन में भील भी था, उस आंदोलन में पनिका भी था, उस आंदोलन में कलार भी था, उस आंदोलन में चमार भी था। और ये सारे लोग उस समय गोंडवाना साम्राज्य के समाज के हिस्सा हुआ करते थे, क्योंकि गोंडवाना में जातियां नहीं होती। लोग झूठ बोलते हैं गोंडवाना के बारे में। गोंडवाना में कभी जातियां नहीं होती। अगर गोंडों में जातियां होती तो वो पुराने इतिहास में हमको जातियां दिखती, मगर हमारा इतिहास गवाह है कि हम कभी जातियों में नहीं बटे। जो गोंडवाना लैंड का मूल निवासी है वो गोंडवाना साम्राज्य का भी निवासी है, और उन सारे मूल निवासियों को हम गोंड कहते हैं। जितने भी लोगों को इस देश का मूल निवासी प्रमाण पत्र मिला हुआ है सरकार की तरफ से, वो सारे के सारे मूल निवासियों का भौगोलिक नाम ही गोंड है। मगर दुश्मन ने चालाकी की मेरे भाई, दुश्मन ने चालाकी की। अगर शिक्षित मानते हो अपने आप को तो ध्यान से सुनना, और अशिक्षित मानते हो अपने आप को तो इधर उधर देख के सुनना। दुश्मन ने क्या चालाकी की? जब एक भी आदिवासी क्रांतिवीर का नाम बता दीजिए जिनको इन्होंने आतंकवादियों की लिस्ट में ना लिखा हो। अंग्रेजों ने नहीं लिखा मेरे भाई। अंग्रेजों के जो चमचे हुआ करते थे उनको हिंदी आती थी और उनको ही इंग्लिश आती थी। बोले तो यही दीकू लोग जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, यही दीकू लोग जिनकी संस्कृति हमसे अलग है, जो कहते हैं मुर्गा खाता है आदिवासी,
गंदा आदमी है। एक चीज बताइए, जब मानव सभ्यता का जन्म हुआ तो इंसान के पास कंदमूल और मांस के अलावा तुम्हारा हरी धनिया मिर्ची था क्या? तो क्या खाएगा बताइए? अब जो मिलेगा वही खाएगा ना। बताइए, ये बदनाम करते हैं। चलो, आदिवासी ने मांस का सेवन बंद कर दिया, इसलिए दुबला भी हो गया। अब उसके बाद उसके सामने आते हैं, कोई भी कहते हैं हम तो यहाँ के ठाकुर हैं, क्योंकि हम हट्टे कट्टे हैं, तुम आदिवासी सुखड़े हो गए पूरे। कहते हैं कि नहीं मेरे भाई? बताइए। तो इस गुलामी से कैसे आजादी लोगे? क्योंकि जब तक तुम्हारे दिमाग में जो गुलामगिरी बैठी हुई है ना, उस गुलामगिरी से जब तक तुम बाहर नहीं आने की कोशिश करोगे, तो तब तक आदिवासी युवा शक्ति की जयकार नहीं हो पाएगी मेरे भाई। क्योंकि मैं जय आदिवासी युवा शक्ति की पहली बैठक से लेकर तीसरी बैठक तक उसका फाउंडर मेंबर हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि इस क्षेत्र में जयस की जिम्मेदारी को निभाना। इसलिए गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन का राष्ट्रीय संचालक की जिम्मेदारी के साथ साथ जयस की जिम्मेदारी भी मैं निभा रहा हूं। और सिर्फ इसलिए कि छात्र लोग हैं, कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं, तो जीएसयू में काम कर ले। और जो लोग अब छात्र कार्य पूरा कर लिए हैं, अब जिनके अंदर जिगरा आ गया ना समाज की बात को उठाने का, अब वो जयस में जुड़कर अपने समाज की आवाज को बुलंद कर ले मेरे भाई। हम कर रहे हैं और आप भी करिए, क्योंकि मैं तो अपने आप को इनका वंशज मानता हूं, जिन्होंने जमीन का 1 इंच टुकड़ा नहीं दिया, अपनी जान दे दी, वो भी विभीषण के चुगली करने की वजह से। अभी यहां पे एक बड़े मानव की बात तभी भी हुई, इसलिए मैं उठ के चला गया। उसके बाद जब आया तो फिर वो बड़े मानव की बात हुई। मैं कहता हूं चलो ठीक है, आपने कह दिया भाई, मैं तो गोंडवाना का सपूत हूं, मैं तो गोंड का असली खून हूं, तो गोंड मेरा बाप हुआ, गोंड मेरा पुरखा। ये कहां से आ गया एक साइड का भाई? ये कहां से आ गया बताइए? और यही सब कर करके हमारे आदिवासियों को गुलाम बना डाला। बताइए क्या मिला आदिवासियों को आज तक? अरे दूसरे का पैर पड़ के तुमको क्या हासिल हो गया बताओ? चरन्नी अठन्नी की दुआ? क्या तुम्हारी हैसियत चरन्नी अठन्नी की है? एक बैल बिकता है तो उसकी कीमत 50,000 रुपया होती है। एक दूध देने वाली गाय होती है, उसकी कीमत 1 लाख रुपया होती है। एक बकरा बिकता है, उसकी कीमत कितनी होती है? कम से कम 10 से 20,000 रुपया होती है। और जब आदिवासी बिकता है या उसका वोट बिकता है तो उसकी कीमत कितनी होती है? 500 रुपया मुर्गा और दारू। क्या तुम्हारी ये औकात है? क्या तुम्हारे बच्चों को इस दिन के लिए पैदा किया था? क्या तुम्हारा जरा भी फर्ज नहीं बनता कि इस चीज को रोक सको? तो काय को अपना सीना चौड़ा करते? बताइए, बताइए क्यों अपना सीना चौड़ा करते हो? तो पहले शुरुआत हमको अपने घर परिवार से करना होगा। उधर मत देखिए, वो फॉर्मेलिटी चलता रहेगा, इधर ध्यान दीजिए। एक्स्ट्रा क्लास चल रही है आपकी, क्योंकि ये मौका जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप का मेरे भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। दीकुओं ने 15% दीकुओं ने आज सुबह सुबह जो हमारे को लेने आए थे, भैया मिले थे, कहाँ है ये साहब? 2 मिनट खड़े हो जाए। ये साहब को अच्छे से देखिए, ये नामदेव साहब है ना, नामदेव साहब है। ऐसे आइए, सबको दिखिए आप। नामदेव साहब को हमने एक ही बात कहा कि नामदेव साहब, सृष्टि की रचना हुई, किसने की किसी को नहीं पता, जाने दो, वो सब जुडिशियल है। फिर हमने बोला नामदेव साहब, पनिका समाज ने चरखा चला चला के पूरा एक कपड़ा तैयार किया। पनिका समाज की हिस्ट्री यही है ना साहब? ठीक है, बुनकर समाज ही पनिका समाज है ना। और उस कपड़े को आकार देने का काम नामदेव समाज ने किया।
तो कहीं ना कहीं आपके पुरखे और उनके पुरखे एक ही रहे होंगे ना। मगर तुम दोनों को आपस में अलग किसने किया? वो कहां का इतिहास आया जिसने आप पनिका समाज को, नामदेव समाज को अलग किया? इसलिए आप अपना इतिहास जानो मेरे भाई, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर मैंने एक बात और कही कि ओबीसी समाज मतलब बीपीएल समाज होता है। आप लोग जगह बैठ जाए खाली हो तो इस बात को थोड़ा, अगर ओबीसी समाज के कितने यहाँ पर हाथ खड़ा कर दीजिए जिगर वाले हो तो 1 2 3 4 5, अरे काफी सारे हैं जिगर वाले हैं। अब इसको ध्यान से सुनना, ये डबल एक्स्ट्रा क्लास है आपके लिए। कैसे? हम आदिवासी लोग इस देश पे 7% है, मान लो 7 लोग हैं। एससी कम्युनिटी के यानी अछूत जाति के लोग 13% है, और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लोग 54% यानी 54 लोग हैं, और 11% कौन है? माइनॉरिटी, बोले तो अल्पसंख्यक लोग हैं। इनका सबका ग्रैंड सम टोटल मिलाते तो कितना होता? 85%। अब 15% कौन है? दीकू लोग है। कौन है? यानी कि वो लोग जिनके पास इस देश का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है। 15% कौन लोग हैं? वो लोग जिनके पास इस देश का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, जो साबित नहीं कर सकते कि वो भी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की औलाद है। वो साबित नहीं कर सकते कि वो बिरसा मुंडा की औलाद है। वो साबित नहीं कर सकते कि वो टंट्या भील की औलाद है। समझ गए ना? अब यहां पे थोड़ी सी कहानी समझना पढ़े लिखे लोग। 54 लोग हैं ओबीसी समाज के, पिछड़ा वर्ग समाज के, और 54 लोगों को 27 थाली लगा दिए खाने के लिए। कितनी थाली लगा दिए? क्योंकि हम लोग ये आवाज उठाते हैं, वो दीकू लोग नहीं उठाते ओबीसी के पक्ष में आवाज, मगर हम लोग उठाते। हम एक बाप वाले ना, असली जिगर वाले हैं, इसलिए उठाते हैं। अब 27 थाली लगा दिए, 27 तो खा लेगा, बाकी 27 भूखा मरता है। और बाकी 27 जब भूखा मरता है तो वो जाके घंटा बजाता है, कहता है भगवान जी मेरे को मिला क्यों नहीं? अब वो भगवान जी का जो ठेकेदार है, जिसको पैसा मिलता है भगवान जी का वर्शिप कराने का, वो कहता है देखो तुमने प्रसाद चढ़ाया था, तुमने भोग लगाया था, तुमको भगवान का आशीर्वाद मिला, मगर कृपा कहां रुकी है पता है? ये एसटी एससी तुम्हां से ज्यादा लाके खा गए। क्या कहता है? ये एसटी एससी तुम्हारा जगह खा गए। ए भाई जह बताइए, एसटी लोग 7 हैं और एससी लोग 13 हैं, ठीक है? अभी लमसम में एसटी लोग 7 हैं और एससी लोग 13 हैं। सब मिला जुला के 20 लोग हो गए काय के एसटी एससी के, और 20 लोगों को 20 थाली मिली हुई है। जब उनका अपनी थाली में खुद ही पेट भर जा रहा है तो वो तुम्हारी 27 थाली क्यों खाएंगे मेरे भाई? तो जानकारी हासिल करो कि तुम्हारी थाली खाने वाला कौन है। तुम्हारी थाली खाने वाले कोई और नहीं, वही 15% लोग जो 50% से ज्यादा में कब्जा कर लिए हैं। आज एसटी एससी की 20 थालियों को भी कम करके मुश्किल से 1-2 थाली भी नसीब नहीं होने देते, और वो 1-2 थाली में भी आपस में भाई बहन को लड़वाते रहते हैं कि तेरे भाई को मिल जाएगी तो तू क्या करेगी। ये हकीकत की बात है। आज चाचा का लड़का, मामा का लड़का एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्या ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है? नहीं, ये उनकी व्यवस्था है जिससे हम आपस में बट सके मेरे भाई। अपना इतिहास जानना होगा, नहीं तो तुम्हारे बीच में, तुम्हारे क्षेत्र में मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं। तुमने कितना साल, जब से भारत आजाद हुआ, मैं मानता हूं तब से धार्मिक आजादी सबको मिली हुई है। भारत की आजादी के कितने साल हुए बच्चों बताइए? बोलिए कितने साल हो गए भारत की आजादी के?
कितने साल? 72 साल। बताइए कितने साल हो गए भारत की आजादी के? बताइए बताइए, थोड़ा गणित भी तो पता चले कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं अपने समाज और अपने इतिहास में। तुम आर्ट एंड कॉमर्स के पीछे भागते रहो, नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली मैथ साइंस में आजकल खत्म हो गया। वो बेचारे इंजीनियर लोग अभी परेशान पसीना बहा रहे, कहते हैं भैया मेरे को रख लो, नौकरी में रख लो, क्लर्क में रख लो। तो थोड़ा सा अपना इतिहास जानो, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस भी जानो। टाइम हो गया क्या? अच्छा मुझे नहीं कह रहे, पीछे कह रहे। ठीक है, लाइट चालू कर दो भैया। थोड़ा सा अपना इतिहास जानो और अपने बगल वाले को बताना सीखो, क्योंकि मास्टर वही कहलाता है जो बच्चों को पढ़ा सके, और जो खुद नहीं पढ़ता वो गवार कहलाता है। तो वो आदिवासी गवार है क्या? नहीं, आदिवासी की अब बारी मास्टर बनने की है। मास्टर मतलब अपने सामाजिक विषय का मास्टर बनना जरूरी है। अगर तुम मास्टर नहीं बने तो कोई तुम्हारे समाज का ब्लास्टर बन जाएगा। इसलिए तुमको भी मास्टर बनना पड़ेगा और तुमको ही ब्लास्टर बनना पड़ेगा, ताकि तुम दुश्मन से अपने समाज की रक्षा कर सको। दुश्मन वो है जो पूंजीपतियों की गोद पे बैठकर इठलाता है। अब मैं इधर पे थोड़ा कन्हैया कुमार की एक बात को रिपीट करता हूं। आरक्षण की बात कर रहे थे, समझ में आ गया कि हम तो अपने हिस्से की थाली खा रहे हैं, मगर ओबीसी के हिस्से की थाली कौन खा रहा है बताइए? 15% वाले बोले तो कौन? जनरल। कौन खा रहा है? जनरल। वही लोग जो कहते हैं हम सबसे ऊंचे हैं, हमारे पैर पड़ो। अगर वो हमारे घर आता है तो हम नई चादर बिछा के उसको मंच देते हैं, और जब हम उसके घर जाते हैं तो पुराना फटा बोरा लाके बिछा देते हैं। बताओ ऐसे लोगों को अपने घर आने दोगे क्या? तुम अपने बाप की संतान हो ना, तो ऐसे लोगों को जो तुमको फटे बोरे के लायक समझते हो ना, तुम उनको फटा पैंट पहनने के लायक नहीं छोड़ना। अगर असली मर्द की औलाद हो तो मेरे भाई, तुमको फर्क लाने के लिए, इनके पीछे तुमको ले जाने के लिए, तुम्हारी दलाली करने के लिए अगर तुम्हारे समाज का नेता भी है तो मत जाना, बोल देना अगर तू समाज के साथ खड़ा है तो इस बंदे की जान हाजिर है। अगर तू समाज के दलालों के साथ खड़ा है तो सोच ले कि तेरा क्या हश्र होने वाला है। और दोस्तों, यही खून का उबाल था और यही जोश और जुनून और यही सवाल था बिरसा मुंडा के अंदर, टंटा भील के अंदर, राजा शंकराचार्य रघुनाथ शाह के अंदर। मैं नहीं डरता। अरे एक अंशुल शाह मरकाम को मार भी दोगे ना तो मेरा स्टूडेंट यूनियन 5 लाख स्टूडेंट का है, 5 लाख जिंदा खड़े हो जाएंगे, मार दो। मैं नहीं डरता। तो मैं कन्हैया कुमार की बात पे वापस आता मेरे भाई। वो बात ये है कि इस देश में 2 प्रकार के रिजर्वेशन है। एक जो लॉलीपॉप वाला रिजर्वेशन जो एसटी एससी ओबीसी को दिखावा है, क्योंकि कलम चलाने वाले वहां पे एक भी बैठने ही नहीं दिए लोगों ने, तुमको यही रोक के रख दिया। तुम्हारे बीच से सबसे गंवार आदिवासी को भाजपा और कांग्रेस के लोग टिकट देते, बताइए। मैंने यहाँ के विधायक को लास्ट टाइम बोला था, मैं तो सीधा मंच से बोला, अरे विधायक साहब तनिक ये बताइए हमको, आप इतना कर दो कि जिन लोगों ने अपनी मातृभूमि या अपनी जमीन ये तुम्हारे डिग्री पावर प्लांट को दी है, उनको तुम कुछ दे तो सकते नहीं, क्योंकि तुम्हारी पार्टी में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम इतना कर दो कि उन लोगों का बिल हमेशा के लिए फ्री कर दो, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि दी है। उन्होंने आवाज उठाई क्या? मैं बोलता हूं कि ये इतने सारे जो नेता है, ये भाजपा कांग्रेस के नेता है,
उसके अंदर एक दो मर्द है, बाकी सब क्या है? बोलो, बाकी सब क्या है? और इसको कैसे देखना ये भी तरीका बताता हूं। विधायक है, विधानसभा के सत्र में कितनी बार हिस्सा लिया, कितनी बार आदिवासियों की आवाज उठाई। जिसने आवाज उठाई वो मर्द है, और जिसने विधानसभा के सत्र में सिर्फ टेबल बजाई वो क्या है? क्या बात? मैंने कुछ नहीं बोला, रिकॉर्डिंग बता देगा। अब आपने जिसको आप भारतीय संस्कृति कहते हो, ये उसी भारतीय संस्कृति की शब्दावली है, वो मेरी नहीं है, वो आपके संस्कृत से ही निकला है, मेरे से नहीं निकला। हमारी गोंडी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। थोड़ा सा इधर ध्यान दो, माताएं बहनों छोटो बच्चों, इधर सुनो, इधर इधर। तुम लोगों को ही डराते सबसे ज्यादा। हम लड़के लोग तो लड़ लेते हैं, तुमको ही डराते हैं। ए तेरे भाई को कुछ हो जाएगा, इधर चंदा चढ़ा। ए तेरे पापा को कुछ हो जाएगा, नारियल चढ़ा। अब नारियल कहां चढ़ाना है? पंडित जी के पास। और लाना कहां से? गुप्ता जी की दुकान से। ए फोड़ना नहीं, चढ़ाना बस। क्यों? वो फोड़ोगे नहीं तभी तो रिसाइकिलों की दुकान में जाएगा। जब फोड़ोगे नहीं तभी तो फिर से दौड़ नहाए के पीछे से दुकान में जाएगा। यह हकीकत है, यह हकीकत पे होता है। केरल में बाढ़ आई, भारत सरकार के पास पैसा नहीं था, चलो ठीक है मान लिए नहीं था। अरे पद्मनाभ मंदिर में इतना पैसा था, इतना सोना था, अगर वो इसी को दे देते तो देश का कर्जा एक बार में निपट जाता। मगर ये लोग उस पैसे को, इस दुनिया के, इस जनता के, इस भारतीयों के उस पैसे को किस साजिश के लिए रखे, मैं तुमको बताना चाहता हूं मेरे भाई। ये लोग हिंदू आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, ये लोग हिंदू नाम की दहशत पैदा कर रहे हैं, ये आदिवासियों को नष्ट करना चाह रहे हैं। बताइए, आज जब भारत आजाद हुआ था उससे 10 साल के बाद दीकुओं की जनसंख्या और आदिवासियों की जनसंख्या कितनी थी? और अब 2010 का सेंसस या 11 का सेंसस उठाइए, जनगणना, उस पे दीकुओं की जनसंख्या और आदिवासी जनसंख्या की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश का 80% आदिवासी खत्म हो चुका है। अरे शर्म करो, तुम्हारा भाई मर रहा है और तुम दुश्मन के पैर पड़ रहे हो। तुम्हारे भाई को बोरे में बैठाने वाले के तुम पैर पड़ रहे हो। उसको पैसा तुम देते हो, उसको अनाज तुम देते हो। अरे तुमको अनाज देने का शौक है, मैं तुमको क्लियर कहता मेरे भाई और बहनों, सुन लो, तुम जो उपास इधर उधर करते हैं ना, उस पे आत्महत्या कर रहे हो तुम एक प्रकार की। वो उपास जाके तुम संसद पे करो, वो उपास जाके तुम विधानसभा में करो, वो उपास जाके तुम कलेक्ट्रेट पे करो, उधर पे तुम्हारी मांग भी पूरी होगी और वो असली ईश्वर है जो तुम्हारा सुनेगा। और मैं क्लियर कह देता हूं कि कोई नहीं आएगा तुमको बचाने, क्योंकि तुमको बचाने वाले को मार दिया गया है और तुमको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तुमको ही अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। सबसे पहली रक्षा विचारधारा से करनी होगी। जैसे मान लो एक टंकी है, ये बाटल है, खाली हो गई क्या? चलिए ठीक है, ये बाटल है और ये बाटल के नीचे अगर मैं छेद कर दूं, मैं इसके नीचे 5 छेद बनाता हूं। एक छेद धर्म का छेद, दूसरा छेद पैसे का छेद, विचारधारा के आधार पर समझना समझदार लोग, और जिनको नहीं समझना है तो बाद में समझा देता हूं। तीसरा छेद वोट का छेद, चौथा छेद अपनत्व का छेद, और 5वां छेद भाषा का छेद। ये 5 छेद बना दिया मैंने। अब यहाँ पे ये जो ऊपर से ढक्कन खोला, अब ये छेद वाली बाटल में हम सारे समाज सेवी लोग मिलकर, आप जैसे शेर दिल नौजवान लोग मिलकर इसमें पानी भरना चालू करो। बचेगा क्या? बताओ क्यों नहीं बचेगा? कितना भी पानी भर लो, जब तक तुम्हारे इधर पिछवाड़े में छेद है ना,
तो तुम्हारा पानी कभी नहीं ठहरने वाला। इसलिए पहले उन छेद को बंद करो जो धर्म के नाम पे, जो राजनीति के नाम पे, जो भाषा के नाम पे, जो संस्कृति के नाम पे, जो तमाम प्रकार के ढकोसले के नाम पे किए जाते हैं, उन छेद को बंद करो। उस दिन हमारा आदिवासी समाज के ऊपर जितना आपको पॉजिटिव फंड डालना है डालते रहो, रिजल्ट मिलेगा। जिंदाबाद। मेरी सांसों की गारंटी है। मेरे को 2-2 घंटा लेट पहुंचती है लोग लेने रेलवे स्टेशन में। डर लगता है, कभी कभी डर लगता है, क्योंकि अभी विचार और लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए डर लगता है। तो मेरे भाई, वक्त ज्यादा हो रहा है और ऐसा लग रहा है मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा कम साथ देता है। अभी बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, तो वो दौरे की वजह से कि बहुत दौरा कर लेते, इसलिए अगर वो ज्यादा हुआ तो दूसरी पारी में एक और पारी और खेल लेंगे ना, सेकंड इनिंग खेल लेंगे। हम तो आदिवासी लोग खिलाड़ी लोग हैं, वो तो मौका नहीं देते थे। अभी जितने भी आदिवासी हॉकी टीम आदिवासी लड़कियों की गई, वो जीत के आ गई। वर्ल्ड कप लेके आई इंडिया के लिए। क्यों लेके आई? क्यों? आदिवासी तो गवार होता है ना, वो वर्ल्ड कप कैसे जीतेगा? फिर वो कैसे जीत गया हॉकी में? हिमालय की भी चढ़ाई की है, हिमालय की चढ़ाई कर लिया। क्यों? गवार लोग चढ़ाई कर लेती हिमालय की। अरे जब तुम्हारे बाप दादा पैदा नहीं हुए थे ना, तब हमने कॉलोनी बसा के उजाड़ दी। अरे क्या बताएंगे जब जाके पता कर लो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो लिपि प्राप्त हुई है, उन शैल चित्रों को सिर्फ एक भाषा में पढ़ा जा सकता है, और वो भाषा है गोंडी भाषा। सिर्फ उसी भाषा पे मोहनजोदड़ो हड़प्पा को पढ़ा जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग दीकू लोग भगवा बहुत डाल के आते हैं, गमछा उमछा, उनसे भी सावधान लेना। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन वॉश है, उसके पास दिमाग नहीं है, वो पैदल आदमी है। वो शाखा में आइए, शाखा में आइए, मस्का लगा के उसको बेवकूफ बता देते। वो बेचारा पागल टाइप वहां पे चला है, हाफ चड्ढा पहन के डंडा लेके है, चल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, जिंदगी झंड हो गई उसकी। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल पड़े हैं हमारे आदिवासी नेताओं के, क्या किया उनने हमारे समाज के लिए। क्योंकि हमारे समाज का विकास तब संभव है जब नीचे से जो छेदा है वो बंद होगा। जब छेदाई जो बंद नहीं कर रहा, वैसे आदमी को हम नेता नहीं बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हम चुप है। क्यों? क्योंकि हमारे नेता खराब है, हमारे नेता बेकार है, इसलिए हमको जानकारी नहीं पहुंचने दे रहे हैं। अगर यदि मर्द की औलाद होते ये नेता भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के, तो छत्तीसगढ़ में जब महिलाओं के ऊपर इतना नशन हत्याकांड हुआ था, उनकी इज्जत लूटी गई थी, तो संसद चलने नहीं देते, या तो पार्टी से इस्तीफा दे देते। मगर इन लोगों ने वैसा नहीं किया। मेरे भाई, इनको तुम्हारे समाज की परवाह नहीं। ये पहले चिंता करते हैं वहां दीकुओं के वोट की। अरे वो दीकुओं के वोट की चिंता नहीं करते मेरे भाई। वो दीकू को बोलते हैं कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मेरा बजट 15 लाख रुपया है, और मैं इन 5 सालों में हर साल तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। तुम मेरे को 15 लाख रुपया फाइनेंस करो, मैं मंच से तुम्हारा सम्मान करूंगा। ये है हमारे दलाल नेताओं की हकीकत। तो बताइए, क्या आप भाजपा कांग्रेस के लोगों पे विश्वास फिर से करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो चला दो मेरे भाई यार, अगर गोंड की औलाद हो तो। मैं सीधा कहता हूं, चैलेंज कहता हूं। मगर यदि एक बात और कहता हूं, अगर वो भी शेर दिले ना, तो मैं भी देखता हूं कितने सामाजिक नेता को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। इस बार तो चैलेंजिंग है, इस बार तो संविधान जल गया है तुम्हारी नाकों के नीचे। ये तुम्हारे ना, तुम लोग जो आपस में खेल रहे हो ना, ये सामने, ये बहन जी आप लोगों को कह रहा हूं, संविधान जल गया है देश का। संविधान जला दिया दीकुओं ने, और ST/SC एक्ट भी खत्म कर दिया। इधर ध्यान से सुन लो, शिवराज सिंह चौहान जो तुमको, तुम्हारा मामा है ना, अगर कोई लड़के ने तुमको रास्ते में थप्पड़ मार दिया ना, तो उस पर कार्रवाई अब नहीं होने वाली।
जांच बैठेगी, फिर वो दूसरे दिन कहेगा तू शिकायत करने गई, फिर थप्पड़ मारेगा, फिर तीसरे दिन बोले तू शिकायत करने गई थी, फिर थप्पड़ मारेगा, चौथे दिन बोलेगा तू शिकायत करने गई थी, तुमको जान से मार देगा। इसलिए अभी जाग जाओ, तुम बच्चों को जागने जरूरी है। तुम नहीं सकते हो ना, इसका फायदा वो उठाते हैं। काय का मामा, कहा का मामा है? अरे तुमको हमारी माँ ने भाई माने ही नहीं, तुम काय का मामा रे? अब मामा है तो हम भी गोड आदमी है, तो ले आओ अपनी लड़की बिहा दे हम लोगों से। धोखेबाज मामा है। अरे वो धोखेबाजी की क्या, वो नहीं पता। हम भी गोड आदमी है, हमारे गोडी रीति में चलता मामा बुआ की लड़की शादी करना। तो पता मामा, फिर अगर तू असली मामा है तो अपनी बेटी को सारे गोंडों से बिहा दे, फिर देखते कितनी किरान लड़कियों को गोंडों से बिहाता है। बोल भाई। अरे ये मामा नहीं है, डॉगी मामा है। वो कहते हैं ना, बंदर मामा पहन पजामा कंबल लेके आए हैं। ये बंदर मामा कुछ दिन पहले जहर वाले, पॉइजन वाले जूता लेके आए थे, जिससे आदिवासी माताओं, बहनों, भाइयों को पैर में कैंसर हो गया। आपको पता है, उन्होंने तकरीबन 10 लाख आदिवासियों को पैर में जहर वाला कैंसर दे दिया। जानकारी लगी आपको? अब जान लो। ये तुमको टीकाकरण अभियान करते हैं ना, वो टीकाकरण अभियान में क्या पता कब मिला के जहर दे दे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रिसर्च सेंटर में तुम्हारा कोई भाई नहीं बैठा है, तुम्हारी कोई बहन नहीं बैठी है, क्योंकि तुमने तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं। तुम तो कुंडली लेके पहुंच जाते हो, महाराज जी कुंडली बताइए मेरे बच्चे कहां तक जाएगा। अब क्या पेट्रोल पंप वाला है क्या महाराज जी, जो उसमें पेट्रोल डाल के बोलेंगे कि ये इतने किलोमीटर जाएगा, एक बार भरो, महीने भर चलो, ऐसा है क्या? वैसा ही है। कहता तुम मेरे को पैसा दो, मैं तुमको प्रवचन दूंगा। ऐसे लोगों से हमारे समाज को आजाद करना होगा। करोगे कि नहीं आजाद? करेंगे। मेरे भाई जाग जाओ, मैं क्लियर बता रहा हूं। मेरी बात नहीं जरूर लग रही होगी, मगर मैं उसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा हूं। हम इस देश की रक्षा चाहते हैं, हम इस देश के लिए अच्छा चाहते हैं। इस देश में सबको शिक्षा, सबको सम्मान मिलने की बात करते हैं। ये हम लोगों की नीयत है। हमको लालच नहीं है अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा टाइप कि हम किसी गरीब की जान ले लें। आपको पता है कि इस देश की हालात क्या होने वाली है? इस देश के हालात को, बुरे हालात से अगर कोई बचा सकता है तो वो मूल निवासी समाज की एकता बचा सकती है। और हम नेता उसी को चुनेंगे जो हमारे समाज के लिए कुछ करेगा। हम उसको कभी नहीं चुनेंगे जो दीकुओं के लिए कुछ करेगा। समझ में आ गया? अब की बार आदिवासी सरकार, अब की बार आदिवासी सरकार। इसको थोड़ा सा और अपडेट करो यार, कितना ओल्ड वर्जन चला रहे हो। अब की बार मूल निवासियों की सरकार, अब की बार मूल निवासी सरकार, अब की बार मूल निवासी सरकार। अपना फोन तो बहुत अपडेट करते, थोड़ा अपना ब्रेन भी तो अपडेट किया करो। कहाँ पुराने जमाने में पड़े हो रहे, पोंगा पंटी थी। अभी भी गंवार ही रहोगे क्या? वो तुमको गंवार सही तो कहते हैं। तुमको गुलाम बना के रखा, फटे बोरे में बैठालने वाला आदमी तुमको कहते हैं जरा जी मालिक, जी मालिक, चले जाते। तुम ही तो जाते हो, तो उसको समझ में आ रहेगा मार लोगे, मैं इनको डराऊंगा आएंगे। तो सरदार जी वहां खड़े होकर मुस्कुरा रहे। सरदार जी एक बात हकीकत कह रहा हूं, ये अभी इन्होंने आदिवासियों की भाषा खत्म कर दी, इनकी संस्कृति खत्म कर दी, और उसके बाद इनकी सभ्यता खत्म कर दी। अब इन्होंने मुसलमानों को टारगेट बनाया हुआ है और ईसाइयों को टारगेट बनाया हुआ है। अब की बारी आप लोगों की भी आएगी, इसलिए इन लोगों को समझाना पड़ेगा। अरे हमारे देश के जो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जब दुनिया में 150 बैरल प्रति बैरल, $150 प्रति बैरल जब डीजल चल रहा था, कच्चा तेल चल रहा था, तब उन्होंने इधर पे 60 रुपया लीटर डीजल बेचा, पेट्रोल बेचा। अब दुनिया के विश्व में कितना 60 रुपया बैरल वो हो गया डीजल, क्रूड ऑयल, तब भी हमारे देश का 90 रुपए लीटर मिल रहा है। तो बताइए कौन सही था, वो आप समझ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमको जाति के नाम पे नहीं, हमको धर्म के नाम पे नहीं,
हमारे मोनू भैया कह रहे थे कि हमको जाति के नाम पे नहीं, हमको धर्म के नाम पे नहीं, हमको अपने समाज के विकास और विनाश को देखकर वोट करना है और वोट की बात करना है और चुनाव का सामना करना है मेरे पास। अब मोदी और मामा सुन लो, हम सिर्फ विकास नहीं देखेंगे, हम विनाश भी चेक करेंगे कि तुमने कितना हमारा विनाश किया। यह हकीकत की बात है। या हम पूछेंगे तुमसे, या तो बेहतर होगा कि हमारे क्षेत्र पे अपने नेता भेजना बंद कर दो, क्योंकि हम भी गौड़ आदमी हैं, भयंकर मारते हैं दिमाग से, ऐसे नहीं मारते, ऐसे गंदे लोगों को हम हाथ नहीं लगाते हैं। तो रावण इसलिए मरा क्योंकि उसका भाई विभीषण था। रावण इसलिए नहीं मरा कि दीकू राम पराक्रमी था। रावण इसलिए मरा क्योंकि उसका भाई। तो क्या अपने भाइयों को विभीषण बनने दोगे? उनको प्यार से रखोगे? नहीं। क्यों अपने भाइयों को प्यार से नहीं रखोगे? किसको, दीकुओं को रखोगे? इसलिए कहता हूं कि जब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की क्लास हो ना तो ध्यान से सुन लिया करो, ना पता जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बार बार कह रहा हूं, कितने सारे लोगों को स्पीच देता देखते हैं। वो भीमा कोरे गांव में कुछ लोग स्पीच दिए तो उधर पे उन लोगों को निपटा दिया। ये हकीकत की बात कह रहा हूं। और हम लोग इतने वो सक्षम नहीं है कि हम अपनी सिक्योरिटी कर सके। वो तो शुक्र है कि इस देश के वीर नौजवानों का मैं सैल्यूट करता हूं, मेरे देश की पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं, मेरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। मगर उन लोगों को भी गुमराह करने के लिए दीकू लोग उनके बीच में अपने विभीषण डाल रहे हैं ताकि संविधान खत्म हो जाए मेरे भाई। और ये संविधान इसलिए खत्म करना चाहते हैं ताकि इस देश से आदिवासी, मूल निवासी और अल्पसंख्यक नष्ट हो जाए। ये इन लोगों की तैयारी है और इस बार इनकी तैयारी को हम कामयाब नहीं होने देंगे। वक्त ज्यादा हो गया है, अब थोड़ा गाने बजाने का टाइम भी हो गया है। ज्यादा हो गया। अगर राजकरण सोटिया जी कहाँ है? छत्रपाल सिंह मरावी जी कहाँ है? कहाँ है? आप आइए, 2 मिनट आइए ना। राजकरण सोटिया जी, तनिया और छत्रपाल सिंह मरावी जी, आप आइए। आप जहां कहीं भी हैं मंच पे आए। तनिया भैया जहां कहीं भी हो मंच पे आने कष्ट करें। चलिए आप आते रहिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आखिरी का अब सॉल्यूशन पे जाता हूं कि अब हमारे समाज को क्या करना है। हमारा समाज शेरों का समाज है, वीर जवानों का समाज है। और इस समाज के लिए आप लोग इतना तो जान चुके हो कि गोंडवाना क्या होता है। जान चुके हो? हाँ या नहीं में जवाब दो। गोंडवाना क्या है समझ गए? मैं एक बार बताऊं, हाँ या नहीं बताइए। देखिए, जब इस भूभाग पे, इस धरती पे, पृथ्वी पे, ये पृथ्वी कहीं समुद्र से नहीं निकली, कोई बरारा पैदा नहीं हुआ था, ठीक है ना। बंदरों से मनुष्य का निर्माण हुआ। मनुष्य ने फिर धीरे से कबीले की प्रथा में अपने आप को सर्विलियंस पे लाया और वहां से कबीलों ने फिर संस्कृति को जन्म दिया और संस्कृति से फिर जनजाति बनी। सॉरी, कबीले से जनजाति बनी और जनजाति की फिर सभ्यता बनी और सभ्यता संस्कृति। ये सीरीज है। जब आप सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन करेंगे, ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी समझ में आएगा। तो मैं गोंडवाना क्या है ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों। गोंडवाना एक ऐसी प्राचीन भूमि का नाम है जिसकी अपनी संस्कृति थी, जिसकी अपनी सभ्यता थी और उस पे जातियां नहीं थी। ना कोई ऊंचा था ना कोई नीचा था। अगर पनका है और अगर यदि नामदेव है तो दोनों भाई था। एक कपड़ा बनाता था और दूसरा उसको आकार देता था मेरे भाई। ये गोंडवाना था। गोंडवाना में कई राजा हुए और गोंडवाना में राजा होने के लिए जरूरी नहीं था कि राजपूत धर्म में पैदा हो।
गोंडवाना में राजा होने के लिए आपको अपने समाज का हितैषी होना पड़ता था, तो लोग आपको राजा बनाते थे। जरूरी नहीं था कि वंशज ही राजा बने। यह हकीकत की बात है। और गोंडवाना को समझाते समझाते हम लोगों ने तो प्रण ले लिया अपनी जवानी खत्म करने का। अब आप लोग सोच लीजिए, आप लोगों को समझना है कि अगर आप लोग आज नहीं समझे तो मैं फिर बोल रहा हूं कि फिर आपके पास दीकू लोग ही आएंगे। मगर इस बार वो समझ गए कि आप लोग जागरूक हो रहे हो, इसलिए वो आपके ही बीच में विभीषण भेजेंगे। अब क्या करोगे? बिल्कुल आप लोग समय लीजिएगा, मगर इस समय को जाया नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि विचारों के लिए हम लोग आयोजन करते हैं। अब जो शाम को गाने होंगे ना, मैं भानु रंगीला जी से कई बार मिला हूं, मगर वो मेरे को जानते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दादा, थोड़ा मेरा पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद आपकी बारी। अभी थोड़ा सा लेसन चल रहा है, ये लेसन के बाद आपका लेसन, ठीक है? तो मैं लेसन कंप्लीट कर दूं। तो दोस्तों, इस चीज को आप लोग जान चुके हो कि गोंडवाना क्या है। दो प्लेटें आपस पे टकराई, लॉरेंसिया और पेंजिया, लॉरेंसिया और गोंडवाना। पेंजिया पूरी जमीन का नाम था, ये आपस पे अलग हो गई थी। उसके बाद फिर ये आपस में फिर टकराई, और टकराने के बाद फिर वहां से अलग अलग ये 5 द्वीपों का समूह, तब कौन सा? गोंडवाना। इसलिए इसको हम लोग संयुम्भू भी कहते हैं। ये शंभू कहां से चालू कर दिया हमको नहीं पता, उसको हम संयुम्भू कहते हैं। अब ये संयुम्भू कहां से आएगा? अब आप लोगों ने गोंडी को अपनी मातृभूषा माना होता तो आपको पता होता। संयुम यानी 5 होता है, भू यानी भूमि होता है, तो 5 भूमि के समूह को संयुम्भू कहते हैं। तो संयुम्भू का राजा कौन था, ये सब आपको जानना पड़ेगा, इसके लिए अलग से क्लास लेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भैया यहाँ पे हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे हमको सख्त सीधा निर्देश दिया गया था कि भैया इस बार कोई राजनीतिक बात नहीं, इस बार समाज के लोगों के अंदर अपने और दूसरे को पहचानने की क्वालिटी डेवलप करना है। भैया मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ऐसा ही है ना? अपना फाइनल उद्देश्य यही है ना? ठीक है ना? तो चलो, अब लेसन समाप्त होने जा रहा है। लेसन की समाप्ति पे हम सभी लोग, मैं तो सोच रहा था कि बाजा तैयार होते तक लेसन समाप्त करता, मगर अब लेसन जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। तो गोंडवाना के बारे में और समझना है तो YouTube देखिए, उस पर मेरे काफ़ी वीडियो हैं, उस पर काफ़ी आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके साथ साथ हमारे और भी लोग हैं, और ज़्यादा है तो भानु भैया गाने के माध्यम से गोंडवाना अच्छे से समझा के जाना। यहाँ पे बहुत दीकू लोग अलग अलग प्रचार किए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे भाई, आदिवासियत के नाम की बात करो या मूल निवासियत के नाम की बात करो, मगर गोंडवाना के नाम से जो दलाली करेगा उसको भी हम नहीं टिकने देंगे। क्या समझ के रखा है हम लोगों को? हम लोग असली रखते भाई गोंडवाना का, हम लोग नहीं टिकने देंगे। जो गोंडवाना की दलाली करेगा या जो आदिवासियों की दलाली करेगा उसको हम टिकने नहीं देंगे, उसको हम कोई ना कोई केस में फंसा के जेल में डलवा के ही रहेंगे। यह हकीकत का दावा है मेरा, क्योंकि वो इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में, समझ में आ गया? अपनी इज्जत अपने हाथ में। कितने लोगों की इज्जत उसके हाथ में? सही बात, हाथ खड़ा कर। बाकी लोगों की नहीं है क्या? दूसरे को दे दी है? तो अपनी इज्जत अपने हाथ में, अपनी माताओं की इज्जत अपनी मातृभूमि की इज्जत अपने हाथ में, अपने समाज की इज्जत अपने हाथ में, आपकी बहन की इज्जत अपने हाथ में, और इसको किसी और के हाथ पे नहीं जाने देना मेरे भाई, क्योंकि ये मातृभूमि और हमारी माताएं बहनें, क्योंकि हमारा समाज नारी प्रधान समाज है, इसलिए इस देश पे जब हर तरफ पुरुषों को राजा बनाया जाता था, उस दौरान जब महिलाओं को घूंघट नहीं उठाने दिया जाता था, उस दौरान हम फर्क से कहते हैं कि
क्योंकि हमारे पुरखों ने रानी दुर्गावती को रानी बनाया था मेरे भाई। हमारा वो नारी प्रधान समाज है। ये क्या दुर्गा उर्गा लेके आएंगे, हम दुर्गावती वाले दुर्गा वाले नहीं है मेरे भाई। ठोको ताली। हम लोग दुर्गावती के वंशज है, दुर्गा के नहीं है मेरे भाई, क्योंकि हम साक्ष्य पे विश्वास करते हैं जिसका हमको एविडेंस मिलता है मेरे भाई। क्योंकि हमारी अपनी खुद की पहचान है, हमारी खुद की आइडेंटिटी है, हम अपनी पहचान पे जिंदा है। और भैया चड्डीदारी जो आरएसएस वाले उनको कह रहा हूं, आपको एक चीज में फिर से कान खोल के समझा रहा हूं। ये आदिवासी तुमको क्या बंदर नजर आते हैं जो तुम आदिवासियों को वनवासी कहते हो? बताइए। ये अपने दलालों को जो देखो भाई, अगर किसी ने तुमको वनवासी बोला तो समझ लो उसने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोला। समझ में आया? अगर किसी ने तुमको वनवासी बोला, वनबंधु बोला, तो ये समझ लो कि उसने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोला। और जिस परिवार के मर्द की जिंदगी में जहर घुल जाता है, उस परिवार की बहू बेटियों की इज्जत सलामत नहीं रहती। इसलिए कमिटमेंट दो कि अपनी बहू बेटियों की इज्जत अपने हाथ पे है कि नहीं? दुश्मन के हाथ पे जाने तो नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। ये मर्दों की चीख होनी चाहिए। और सब लोग गोंडवाना का नारा लगाइएगा। मगर उससे पहले ये पीला पहना हो ना, ये पीले का थोड़ा सा राज बता देता है। सफेद अभी दिख नहीं रहा, मेरा गाड़ी में रखा गीला हो गया। हमारे जो गोंडवाना वाले पीला क्यों पहनते कहते हैं ना, उसका रीजन बताता हूं। गैया बच्चा जनती है, हो आप गांव में देखे कि नहीं है ना? बच्चा होता है ना उसका, तो जो चीख बना के पीते हो आप लोग, जो खासकर वो जो दूध है वो गैया के बछड़े के लिए होता है। पहला दूध जो होता है गुजरी कहते हैं आप लोग इधर पे। गुजरी का रंग कौन सा होता है? पीला। क्यों होता है? क्योंकि वो सबसे पौष्टिक होता है। होता है कि नहीं? होता है। अंडा खाते हो, अंडा खाते हो तो उसके अंदर जो जर्दी निकलती है उसका रंग क्या होता है? पीला। क्यों होता है? वो अंबुजा सीमेंट को छोड़िए मेरे भाई, इस पीले में जान है। समझ गए ना? बाकी अगवा भगवा वाले सब हैवान है। चाहे आसाराम के नाम पे लो, चाहे रामपाल के नाम पे लो, या राधे माँ के नाम पे लो, या राम रहीम के नाम पे लो। जहां पे राम का नाम है वहां पे हमारी बहू बेटियों की इज्जत लुट रही है। ये इतिहास गवाह है मेरे भाई। जिंदाबाद। ये हकीकत की बात है और हम हकीकत को नहीं बदल सकते। और हम हकीकत पे अपने लोगों को आजाद करेंगे। ये आप लोग वचन दीजिए अपने आप से, अपनी बच्चियों के खातिर, अपनी माता के खातिर, अपनी मातृभूमि के खातिर। क्योंकि जब एक आदिवासी से उसकी जमीन छिनती है ना, तो उसकी सिर्फ संपत्ति नहीं जाती, उसकी संस्कृति भी वहां से चली जाती है। अरे वो वीर जी तुम्हारे बीच खड़े मेरे भाई, उनको कभी पगड़ी बांधने में शर्म नहीं आई। आइए वीर जी 2 मिनट के लिए आइए कि आपके रहने से काश मेरा समाज सुधर जाए। 2 मिनट के लिए सामने जाइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए। आज मेरे से पूछ रहे थे, 2 मिनट खड़े बस जाइए। आज मेरे से एक भाई पूछ रहे थे कि आप ये आंदोलन में कैसे आए। बस खड़े हो जाइए 2 मिनट। आप ये आंदोलन में कैसे आए? मैं बता रहा हूं, मैं इस आंदोलन में ना वीर जी की वजह से आया हूं। मैं जबलपुर में जब पढ़ाई कर रहा था और जब मैं गुरुद्वारे के पास रहता था कमरा लेके, तब मैंने देखा कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी सभ्यता पे नाज करने वाली कौम अक्खा जबलपुर पे राज कर रही है। वो हमारे सरदारों कौम है। हकीकत की बात है मेरे भाई। तो मैंने बोला हमारे आदिवासी समाज को सीखना चाहिए। अब ये जबलपुर मात्र नहीं, आप कनाडा चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ। आज जहाँ भी सरदार जी है ना,
वहां पे कोई आदमी भूखा नहीं मर सकता, वो भूख से नहीं मर सकता। ऐसा समाज हमको निर्मित करना है मेरे भाई। मैं बता रहा हूं, जो पिज्जा वगैरह बर्गर वगैरह खाने के लिए आप लोग ना मरे जाते हैं कि कब खाऊंगा, डोमिनोज देखा है, कब जाऊंगा, डेट पे लेके जाऊंगा, सोचते रहते हैं। अरे कभी चले जाना कहां पर, आपके चांदनी चौक है वहां पर, और वहां पे गुरुद्वारा है चांदनी चौक पे, दिल्ली में, लाल किला के सामने से जाते हैं। उस गुरुद्वारे में ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है। अगर यहाँ पे बेढाई नौकरी पेशा भी है ना, तो ऐसे धार्मिक स्थल पे जाने से पहले अपनी नौकरी को बाहर छोड़ता है और वो वहां पे गरीबों की चप्पल उठाता है, उनके जूठे पत्तल उठाता है। ये यूनिटी इस समाज की है, इसलिए वो पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। जिस दिन आप लोगों ने अपने समाज का और अपने समाज से मिलने जुड़ने वाले हर एक नागरिक का सम्मान करना सीख लिया, तो आपका समाज को इस दुनिया में ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, हकीकत की बात है। दूसरी चीज, मैं थोड़ा सा जलेबी टाइप बात कह देता हूं, अब टॉपिक पे आता हूं कि मैं कैसे आया। कि जब मैं गुरुद्वारे के पास था तो मेरा एक दोस्त था अमरिंदर सिंह, उस बंदे ने मेरे को, अब वो पंजाबी में बोलता रहता था, गाने सुनते रहते, वो क्या कहता, मैंने उसको बता रहे भाई मेरे समझ में नहीं आती क्या बजाता रहता है, पंजाबी। कहता ए मेरी पंजाबी को कुछ बोला ना, ये दिख रही है ना, घोप दूंगा तेरे अंदर। बहुत मैं डर गया हकीकत में, और उसने निकाला और वो ऐसा मेरे को अड़ा दिया चाकू। कहता देख भाई, हम अपनी जान से ज्यादा अपनी पहचान से प्यार करते हैं, दोबारा हमारी पहचान से कोई हेरफेर नहीं करना, हमारी पहचान के बारे में कुछ गलत मत कहना। तो मैं कहता हूं कि जितने आदिवासी तुम यहाँ पे बैठे हो, अगर वो आदमी, कोई भी आदमी हो जो तुम्हारी पहचान के बारे में गलत कहता है, जो तुम्हारी पहचान को झुठलाता है, जो तुम्हारी समाज की इज्जत नहीं करता है, वो उस इंसान से अगर वो दुश्मन नहीं भी माने तो आज से दुश्मनी कर लो, और दोस्ती तब करना जब तू मेरे समाज का सम्मान करेगा। वीर जी धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, चलिए बहुत बहुत थैंक यू। तो समझ में आ गया मेरे भाई, सवाल का जवाब मिल गया। तभी भैया पूछ रहे थे कि कैसे आया, पता चल गया ना मैं कैसे आया, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही सीखता है आदमी, एक दूसरे को देख के ही सीखता है। तो बनाओ ना अपने मोहल्ले में रोल मॉडल, काय को बाहर के नेता के पीछे घूमते रहते हो, बताइए। जिस दिन तुम्हारे जिगरे में असली मर्द का खून आ गया और तुम लोगों ने सोच लिया कि बिरसा मुंडा पैदा हो तो पड़ोसी वाले के नहीं, मेरे खुद के घर में, उस दिन देख लेना डेफिनेटली तुम्हारे हर घर से क्रांति निकलेगी मेरे। हकीकत की बात है, हकीकत की बात है। और उस क्रांति को जन्म देने वाली तुम पहली पीढ़ी होगे, क्योंकि अभी तक की पीढ़ियों को इन्होंने गुलाम बना के रखा है। और चिंता मत करो, मत डरो भगवावादियों से, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। मैं तुमको क्लियर बताता हूँ मेरे भाई, ये कुछ नहीं है, 15% है, और अपन कितने हैं? 85। फिर तुम ओबीसी को अलग मत लेके जाओ, उसको भीम पेंटी का लोटा मत बनाओ। उसके अधिकार के बारे में ST SC बात करते हैं, जनरल लोग नहीं करते। जनरल लोग तो और कहते हैं आरक्षण बंद करो, ओबीसी को मार डालो, क्रीमी लेयर लगाते। ये क्रीमी लेयर क्या होता है? बटर मिल्क। कैसा होता है बटर मिल्क? ओबीसी में लगता है ना क्रीमी लेयर, कुछ शिक्षित लोग यहाँ पे होंगे। तो बटर मिल्क किसको कहते हैं आपको पता है? छाछ। ये अंग्रेजी के क्रिटिक्स हैं। छाछ जो होता है उसको बटर मिल्क कहा जाता है। अब ये बताइए कि उस छाछ में बटर कहाँ होता है, मिल्क कहाँ होता है? मिल्क फट जाता है और बटर बाहर निकाल लिया जाता है, वही बटर मिल्क छाछ कहलाता है। और अंग्रेजी में इसको बटर मिल्क कहते हैं, वैसे ही इसको हिंदी में कहते हैं क्या, वो अंग्रेजी में कहते हैं क्या? क्रीमी लेयर। अब वो समाज के पास न क्रीम बची तो लेयर कहाँ से लेके लेगी? काय की क्रीमी लेयर है? जो लोग आगे बढ़ रहे थे उनको तुमने वही रोक दिया। अरे भाई, अंबानी को तुमने आगे बढ़ने दिया, अडानी के लोन माफ कर दिए। तो एक काम करो ना, ओबीसीओ को भी उनको आगे बढ़ने दो ना। जो रईस ओबीसी उसको और रईस बनने दो। क्यों उसको जबरदस्ती रोक देते हो क्रीमी लेयर लगा के? वो इसलिए ताकि जब उसका बच्चा सवाल पूछे कि पापा जी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ,
तो बच्चा क्या बोल, वो बच्चे को पापा जी क्या बोलेंगे, भगवान जाने क्यों नहीं हुआ। अब बच्चा बोलेगा ठीक है पापा जी भगवान के पास जाता हूँ पूछने की क्यों नहीं हुआ। अब पंडित जी मिलेंगे, बस तेरा सिलेक्शन हो जाता, मगर ST/SC ने तुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। बताओ हकीकत में क्या ST/SC ने उसका थाली खाया क्या? अरे उसको तो अपनी थाली को पूरी नहीं भर पा रहा है, वो तुम्हारी थाली कहां से खाएगा मेरे भाई। मगर तुम्हारे अधिकार की लड़ाई ST/SC लड़ रहा है, उल्टा तुम्हारी थाली जनरल खा रहा है। तो अपने दुश्मन को पहचानो और OBC माइनॉरिटी ST/SC सब एक हो जाओ। और संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है, और संविधान बचा रहेगा तो तुम्हारी माता बहन की इज्जत बची रहेगी, तो तुम्हारे परिवार की इज्जत बची रहेगी। मनुवाद के चक्कर में जाओगे तो ढोल ढमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सुना है कि नहीं? ये वाला रिदम बहुत फेमस है, ऐसे में दूर तक दिमाग में बात पहुंच जाती है। ढोल ढमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब जो ढोल है, ढोल बोले तो ये रखा खुला नहीं है, उसको मारते रहो तो आवाज आएगी। धमार बोले तो ढपली, उसको भी मारते रहो तो आवाज आएगी। शूद्र बोले तो OBC, उसको मारते रहो गुलाम बना के रखो तो आवाज आएगी। पशु बोले तो बैल, जब उसको मारोगे तब चलेगा ना। और नारी, देखो भैया हम तो नारी प्रधान समाज के, उनने बनाए नारियों को मारने के लिए। बताओ नारियों को मारने की शिक्षा तुमको कौन सी संस्कृति देती है? बताओ बताओ, समझ में नहीं आया? नारियों को मारो ऐसा किस संस्कृति में लिखा है? बताओ। नहीं समझ पाए? हाथ उठा लीजिए जो लोग समझ गए। बता दीजिए किस संस्कृति पे लिखा है? अरे मेहरारू नहीं यार, तुम उनके चक्कर मत पड़ो। मेहरारू बोलने वाले तुमको ज्यादा दारू पिलाएंगे और फिर तुम्हारी मेहरारू को उठा के ले जाएंगे, समझ गए ना? तो मेहरारू मत करो। वो आपकी ग्रह की देवी है, वो आपका पेट भरती है, वो आपको 2 वक्त की रोटी देती है, वो आपके जूते बर्तन साफ करती है, वो आपके गंदे कपड़े साफ करती है, वो आपके बच्चे को जन्म देती है, वो आपके घर को साफ रखती है, आपके परिवार की इज्जत रखती है। कम से कम उसकी तो इज्जत रखो, उसको तो सम्मान से जीने दो। ये है असली गोंडवाना, ये असली गोंडवाना है। जो लड़कियों को पीछे की पंक्ति में खड़ा करे, बगल में ना खड़ा करे, वो गोंडवाना का नहीं, वो दीकुओं का सिपाही हो सकता है, गोंडवाना का नहीं हो सकता। हमारे गोंडवाना में रेला पाटा भी हम साथ पे मिलकर करते रहे भैया। इसलिए हम लोग इस देश के मूल निवासी होने का दावा करते हैं, क्योंकि हमारे समय में ऊंच नीच नहीं था, हम सब लोग मिलकर आपस में हिल मिल कर रहते। तो जिस वैदिक संस्कृति के चक्कर पे हम लोग पड़े हैं ना मेरे भाइयों, ये 4000 साल पहले आए और ये हमारे बच्चे हैं, हम लोग इनसे पहले आए, हमारे पुरखे इनसे पहले आए। अगर ये अपने आप को कहते हैं ना कि ये वैदिक है, तो अम्मी कहते हैं कि गोंडवाना लैंड के मूल निवासी प्री वैदिक है। अगर तुम वैदिक काल में आए हो तो हम वैदिक काल से पहले यहाँ पे आए हैं, तुमको हमारा सम्मान करना पड़ेगा। अगर तुम हमारा अपमान करोगे तो हम तुमको दुनिया में कहीं सम्मान के लायक नहीं छोड़ेंगे मेरे। चलिए और आखिरी समापन अपन करते हैं मेरे घोषण का, और इस पे आपको एक नारा लगाना है और उस पे आपको कहना गोंडवाना। क्या कहना है? आओ भीड़ लगाओ। हाँ क्या कहना भी आप? गोंडवाना। क्या कहना है? गोंडवाना।
उससे पहले कहना है फिर पीले पे बात आई थी ना, इस पीले को रोक सके वो कौन माई का लाल है, समझ गए? एक बार में इस पीले को रोक सके वो कौन माई का लाल है 3 बार, उसके बाद गोंडवाना को रोक सके वो कौन माई का लाल है, आदिवासी को रोक सके वो कौन माई का लाल है। 3 को 3 बार लेंगे, 9 बार में पूरा हो जाएगा, 9 फेरे हो जाएगा, ठीक है ना? आप लोगों को ये पीछे छुप के आवाज लगा रहे हैं, इनका साथ देना है। क्यों भाई आगे क्यों नहीं आए, पीछे क्यों छुप गए आप? माइक वाला पीछे लगा। अच्छा माइक वाला आपको पीछे कर दिया, आप माइक के हिसाब से चलेंगे? क्यों? मेरे मुंह से आप माइक हटा लीजिए, फिर भी कहता हूँ वहां पे अगर कोई ध्यान से सुन रहा हो तो उसका कान में फट जाएगा, इतना तेज आवाज, ठीक है? किसी का भगवा किसी का काला किसी का झंडा लाल है, इस पीले को रोक सके तो कौन माई का लाल है। किसी का भगवा किसी का काला किसी का झंडा लाल है, इस पीले को रोक सके तो कौन माई का लाल है। किसी का भगवा किसी का काला किसी का झंडा लाल है,